हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 21 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा और इस सेशन के लिए हम जो आगामी एग्जाम्स हैं बैंक, एसएससी, रेलवेज, उन सभी के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तो आप हमारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। क्वेश्चन ऑफ द डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है बोल्गा रिवर। ये बेसिकली यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस देश में बहती है। तो कौन सा वो यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर ये जो बोल्गा रिवर है ये फ्लो करती है। तो आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द CDSCO। अभी भारत सरकार ने जो है अभी एक पहली डेंगू वैक्सीन जो है वो जो है आ चुकी है और इस वैक्सीन का जो अप्रूवल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। तो इसका नाम आपको बताना है ये क्या है। तो इसका नाम है क्यू डेंगा। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, डेंगू के नाम से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर डेंगा और इसके आगे क्यू एक लगा दिया गया है। ठीक है, तो क्यू डेंगा। तो आप इसको कुछ ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब वैक्सीन मार्केट में आती है ना तो इसकी बहुत ज़्यादा होड़ मच जाती है। सारे लोग चाहते हैं कि यार हमें वैक्सीन ये वाली मिल जाए ताकि डेंगू ना हो। तो कुछ ऐसे याद रखना, क्यों देंगे। जब वैक्सीन आई है ना तो डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर कहेंगे क्यों देंगे, आपको क्यों दे भाई। तो कुछ ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, इसका नाम है क्यों देंगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बेसिकली जो है DCGI से पास भी है, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इसको पास किया जा चुका है। और अभी ये जो कंपनी है उसका नाम है तकेदा बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये जो तकेदा है इसने इसको डेवलप बेसिकली किया हुआ है। और 4 साल से लेकर 60 साल तक के जो एज ग्रुप के लोग होंगे उनको ये वैक्सीन जो है लगाई जा सकती है। खास बात यह है कि इसे लगवाने से पहले डेंगू का टेस्ट जो है वो कराना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी पर्सन को डेंगू है या नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं। और ये जो वैक्सीन है वो डेंगू के 4 प्रकार के जो वायरस हैं उनसे आपको जो है प्रिवेंट करेगी। DENV1, DENV2, 3 एंड 4। तो इसे 3 महीने के गैप पर 2 डोज जो है वो बेसिकली यहाँ पर दिया जाता है। तो ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है जिसका नाम है क्यों डेंगा। ठीक है, तो इसको मंजूरी यहाँ पर दी जा चुकी है। और अभी जो हमारे यहाँ का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है DCGI और CDSCO, तो इन्होंने जो है इसको अप्रूव कर दिया है। और ये काफ़ी जो है आगे देखते हैं कि क्या कारगर है। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये बिल्कुल टॉप नॉच न्यूज़ है, हाईलाइटेड है न्यू अपॉइंटमेंट में। तो अभी कीर स्टार्मर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके बाद अभी जो नए अब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है एंडी बर्नहम। तो एंडी बर्नहम जो है इनको बना दिया गया है। अभी ये यूके के जो है पिछले 10 सालों में ब्रिटेन के ये 7वें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके तौर पर हैं। आप देखो, भारत में 2014 से मोदी जी हैं और 12 साल हो चुके हैं इनको सत्ता में रहते हुए। और पिछले 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर, तो यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रधानमंत्री बनते ही जो एनडी बर्नहम है इन्होंने अपनी कैबिनेट में बड़ा जो बड़ा फेरबदल है वो यहाँ पर किया। उन्होंने जॉन हेली को नया चांसलर जो है वो बनाया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉन हेली कौन है, ये न्यू चांसलर होंगे बेसिकली। और वहीं पर जो जिनका नाम है बेस स्ट्रीटिंग, तो बेस स्ट्रीटिंग को इन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी बनाया हुआ है। ठीक है, और सवाना महमूद जो है इनको होम ऑफिस जो है इसमें यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। हु वॉन द जापान ओपन 2026 वुमेन सिंगल टाइटल। तो अभी जापान का जो वुमेन सिंगल टाइटल है ये किसने जीता, तो ये PV सिंधु ने इस टाइटल को अपने नाम पर किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, क्योंकि जापान ओपन का जो महिला सिंगल्स का खिताब है ये PV सिंधु ने जीता। इन्होंने बेसिकली जापान की जो अकाने यामागुची हैं, तो इनका नाम है जापान की जो अकाने यामागुची। तो इनको जो है 21-17 का राउंड और 21-17 के राउंड में जो है इनको इससे हरा दिया। तो इस जीत के साथ सिंधु जो है जापान ओपन बैडमिंटन जीतने वाली पहली फर्स्ट एवर इंडियन ये बन चुकी हैं। इस वजह से ये न्यूज़ जो है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जिससे उनका जो पिछले 2 साल से चला रहा जो BWF खिताब जीतने का जो सूखा है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और ये उनके कैरियर का अगर देखोगे BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 टाइटल जो है वो है। और नई दिल्ली में होने वाली जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो होगी उससे पहले जीत उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम यहाँ पर करने वाली है। तो ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो है ये कहाँ पर है, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो उससे पहले इन्होंने एक अच्छा बूस्टर जो है वो यहाँ पर हासिल किया है और अच्छी जीत इनको यहाँ पर मिली है। तो जो आगे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 होगी उसमें इनका आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। Who has been selected for the prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2026? अभी किसको जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो यह है अजीत डोभाल और ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, NSA हैं, और इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चूज़ किया गया है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, जो भारत में नेशनल सिक्योरिटी होती है ना, उसमें ये अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं और जो रणनीतिक मामले हैं इनका एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। और ये जो पुरस्कार है वो 1 अगस्त 2026 को पुणे महाराष्ट्र में 106वीं डेथ एनिवर्सरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके मौके पर जो है ये बेसिकली इनको प्रेजेंट किया जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जो है वो साल 1983 से हुई थी, जो देश की तरक्की में खास योगदान देने वाले लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। तो ये 81 ईयर्स के हैं, 81 साल के हैं डोभाल जी, और 2014 से ये इस पद पर हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहने वाले हैं उनमें नाम जो है अजीत डोभाल जी का यहाँ पर है। अगर इनकी बात की जाए तो ये IPS ऑफिसर थे केरला कैडर के 1968 बैच के और फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं IB में, और 2014 से ये लगातार जो ये ऑफिस है इसको होल्ड कर रहे हैं। जो बहुत सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर जो काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें हैंडल करने की इनकी जो क्षमता है वो काफ़ी सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, मिजोरम एंड सिक्किम हो, वहाँ पर इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया था। इंडिया बिकम द 123rd मेंबर टू ज्वाइन विच WTO एग्रीमेंट? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत जो है वो अभी रिसेंट में एक जो WTO जो संगठन है इसके कौन से एग्रीमेंट को इन्होंने ऑफिशियली जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। तो इसका नाम है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज AFS। मतलब जो मछली पालन जो सब्सिडी है उससे रिलेटेड जो समझौते होते हैं उसमें भारत ने अभी ऑफिशियली जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो इस समझौते के साथ में जो है भारत बन चुका है 123rd WTO मेंबर जिसने ये ज्वाइन किया है। तो इसका मेन मकसद वो यही है कि ऐसी खतरनाक सब्सिडियों को ख़त्म करना जो गलत तरीके से मछली पकड़ना है, जिसको बोलते हैं IUU, मतलब कि इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है इसको बढ़ावा देती हैं। तो इससे उन मछली की प्रजातियों को बचाया जाएगा जिनकी संख्या बहुत कम हो रही है और जो एक तरीके से पर्यावरण के लिए सही नहीं है। तो अभी जो इस समझौते को जून 2022 में जो जिनेवा था वहाँ पर एक WTO की जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी MC12 उसमें बेसिकली जो है ये पास किया गया था। और ये जो समझौता है वो 2/3 देशों की मंजूरी मिलने के बाद 15 सितंबर 2025 से जो है ये इनटू द फोर्स जिसको कहते हैं लागू, तो ये हो चुका है। हाउ मैनी ऑन बोर्डेड UPI यूजर्स वर देयर एज ऑफ जून 2026? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात की जाए तो इसमें UPI के जो ऑन बोर्डेड जो कंज्यूमर्स हैं इनकी संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है। तो अगर आप 25-26 की बात करोगे तो भारत में जो UPI है इसने बहुत रिमार्केबल ग्रोथ की है और संख्या हो चुकी है 55.49 करोड़। तो ये डेटा काफ़ी बड़ा है और आप देखेंगे लगभग 2026 के दौरान जो UPI से रिकॉर्ड लगभग 24,168 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहाँ पर रेज किए गए। इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थे और जो यूजर्स रीच हो चुके हैं वो इतने हैं यहाँ पर, और इन सभी लेन देन की जो कुल वैल्यू है वो 314.23 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो संसद में जो ये जानकारी है वो जो राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी उन्होंने इसको दिया, और सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए CUISF ये बेसिकली एक तरीके का कंप्रहेंसिव UPI इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होता है।
तो इसको जो है बनाया है और NIPL के जरिए UPI को कई दूसरे देशों में भी यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है। ये NPCI जो है ये इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, जिसको NIPL बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी कि NIPL है क्या, ये है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ओके। According to the revised series release for the June 2026, what was the growth rate of the index of core industries ICI? अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में ये आपको बताया था कि भारत के जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इनकी परफॉर्मेंस बताने वाला जो इंडेक्स है इसको जून 2026 में जो है 5% की जो दर है उससे ये बढ़ा है। पिछले 5 महीने में देखेंगे तो सबसे तेज़ ग्रोथ है और जो बेस ईयर यहाँ पर रखा गया था वो था 2022-23 का 100 बेसिस जो ये है इसके हिसाब से इसको जारी किया गया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी चीज़ जो ऐसा आप समझ कर चलें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है तो इसके अंदर जो जो ऑफिसेस होते हैं DPIIT के द्वारा, इसको ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र OA जो है उसके द्वारा जो है किया जाता है। तो इस इंडेक्स में 8 की जगह जो है 9 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर शामिल है। दूसरी चीज़ जो है आयरन ओर जो है इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इस महीने आयरन ओर जो है 43.9%, इलेक्ट्रिसिटी और सीमेंट दोनों 9.8 और 4.6% और कोल जो है 1.4% की बढ़त के साथ जो है वो यहाँ पर देखा गया। नेचुरल गैस देखोगे तो यहाँ पर -7.4, क्योंकि जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको यहाँ पर जो है इजाफा नहीं दिखेगा। तो ये देश के जो आप देखेंगे अलग अलग जो नेगेटिव ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिली है और ये देश के जो IIP का 40.27 जो है हिस्सा वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर गिरावट है। कुल मिलाकर ये कोर इंडस्ट्रीज़ जो IIP है इसका लगभग 40.27 हिस्सा जो है वो यहाँ पर संभालती है। तो आपसे पूछा सकता है कि जो ICI ग्रोथ रेट है वो आउटपुट ग्रोथ कितना हुआ है, 5% ईयर ऑन ईयर जून 2026 में। According to the July 2026 data, how much net liquidity did the RBI absorb from the banking system? अभी भारतीय रिजर्व बैंक के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं तो उसके हिसाब से 17 जुलाई 2026 तक जो है बैंकिंग सिस्टम से कुल 70,000 करोड़ की जो नेट लिक्विडिटी है वो यहाँ पर जो है ली गई है, एब्जॉर्ब की गई है। तो हुआ क्या कि अभी RBI ने कुल 81,677 करोड़ जो है ये एब्जॉर्ब किए और 10,783 जो करोड़ हैं ये बाज़ार में डाले, जिससे कि कुल नेट एब्जॉर्प्शन जो है वो इतने का हो चुका है। तो नेट एब्जॉर्प्शन का डेटा आपसे पूछा सकता है तो ये 70,888.18 करोड़ का है। और RBI ने 3 दिन की जो वेरिएबल जो रेट रेपो होती है VRR, तो ये भी पूछा सकता है कि ये VRR बेसिकली होता क्या है। तो ये एक तरीके का रेट है आपको जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेट रेपो, ठीक है। तो इसमें जो है 5.26% से जो है इन्होंने नीलामी की और आप देख पाएंगे कि जो लगभग 75,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर डाले भी गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बैंकिंग सिस्टम के कुछ हिस्सों में अभी भी काफ़ी सरप्लस लिक्विडिटी जो है मतलब यानी अतिरिक्त पैसा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तभी तो ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। मिशन गोल्डन स्पाइस इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? जो मिशन गोल्डन स्पाइस है वो कौन से क्रॉप के साथ में जो है यहाँ पर जो है संबंधित है? तो जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन्होंने और साथ में जो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा, तो इन्होंने मिशन गोल्डन स्पाइस जो है इसकी शुरुआत की है। उसका जो पूरा नाम है वो है आपका इंटीग्रेटेड लाकाडोंग टर्मरिक वैल्यू चेन इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाम क्या रखा गया है, ये इंटीग्रेटेड लाकाडोंग टर्मरिक वैल्यू चेन इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। और इस पर जो है कितना आउटले रखा गया, इस पर खर्चा होगा 175.45 करोड़ का। इस मिशन का मकसद ये है कि मेघालय की जो GI टैग वाली जो लाकाडोंग हल्दी है इसको दुनिया भर में जो है एक अलग ब्रांड मिले
और प्रीमियम स्पाइस ब्रांड के तौर पर इसको आगे प्रमोट किया जाए। तो आपको याद ही रखना है कि मेघालय का जो जीआई टैग है वो है लाकाडोंग टर्मरिक, ठीक है। तो ये लाकाडोंग हल्दी जो है वो मेघालय का जीआई स्टेटस इसको मिला हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए क्या होगा, खेती, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट वगैरह जैसी चीज़ें हैं, यानी पूरी वैल्यू चेन जो है उसको यहाँ पर ये लोग काफ़ी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इनका लक्ष्य यही कि लाकाडोंग हल्दी की खेती को लगभग 7,000 हेक्टेयर्स में करें, ताकि जो किसानों की कमाई है वो यहाँ पर डबल हो पाए। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लाकाडोंग टर्मरिक होती है ये फेमस होती है वेरी हाई नेचुरल जो क्यूरक्यूमिन कंटेंट होता है, अराउंड 7 to 10% के आसपास होता है। तो ये इसके लिए जो है इसको फेमस माना जाता है। और 2024 में इसको जो जीआई इंडिकेशन टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये दिया गया था। विच मेडल डिड द इंडियन वुमेन्स कंपाउंड टीम विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 मैड्रिड। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अभी भारत की जो पहली महिला है, भारत की जो महिला कंपाउंड आर्चरी टीम है, तो इन्होंने मैड्रिड जो स्पेन में अभी जो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज चल रहा है इसमें कौन सा मेडल जीता है, तो ये जीता है सिल्वर। तो इस टीम की अगर बात की जाए तो इनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज्योति सुरेखा वैन्यम जो है ये हैं, और प्राथिमा प्रदीप हैं, और चिकिता तानरफ्ती है इनका नाम। तो ये सब लोग जो हैं यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गोल्ड मेडल के फाइनल मुकाबले में भारत को कंबोडिया के हाथों जो है वो हार देखने को मिली, लेकिन इसमें जो है कंबोडिया ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। 232 का इनका स्कोर था, भारत का 228 का स्कोर था। तो ये टूर्नामेंट में भारत का ये फर्स्ट मेडल भी है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वुमेंस कंपाउंड आर्चरी टीम जो है, जिसमें ज्योति सुरेखा हैं, ये सब लोग पूरी टीम गई थी, इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज, और ये कहाँ पर, मैड्रिड स्पेन में है। अंडर विच स्कीम विल खोपरा बी प्रोक्योर्ड। क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी जो केंद्र सरकार है इन्होंने तमिलनाडु के किसानों को कम कीमत पर जो फसल बेचने से बचाने के लिए जो खोपरा और जो तोतापुरी जो आम है उसको खरीदने की यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो ये ऐसा आप समझें कि जो प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS के तहत जो है जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इस पर 87,226 जो मीट्रिक टन खोपरा है वो लिया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि तोतापरी, मैंगोज और जो ये खोपरा है ये कहाँ से प्रोक्योर किया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि तमिलनाडु से हम लेंगे इसको, ठीक है। कितना लेंगे, 87,226 मीट्रिक टन ऑफ द खोपरा विल बी प्रोक्योर्ड अंडर द जो PSS है उसके अंतर्गत में। और यहाँ पर MSP जो वैल्यू है वो एक्सिड करा है 1049 करोड़, मतलब कि इस खरीद जाने वाला जो खोपरा है इसका कुल MSP मूल्य जो है वो लगभग 1049 करोड़ से जो है ज़्यादा यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS इसके तहत 96,879 मीट्रिक टन जो है तोतापरी आम इसको खरीदने की भी जो है मंजूरी यहाँ पर दी है। और तोतापरी आम के लिए जो मार्केट का जो इंटरवेंशन प्राइस इसको बोलते हैं MIP, जो MIP है वो है 1545 जो है पर कुंटल, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड आंकड़े हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। हु वर द रिसिपिएंट्स ऑफ द चाइनाज स्टेट प्री एमिनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025। तो अभी चीन ने अपना सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक सम्मान है वो स्टेट प्री एमिनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड है। इससे 2 दिग्गज वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है। इनका नाम है जो है, नाम याद रख रहे हैं, चैन लिक्वान और वेंदे। ये 2 जो नाम है, चैन लिक्वान और वेंदे, इनको जो है चाइना ने अपने सबसे बड़े जो वैज्ञानिक सम्मान जिसको बोलते हैं स्टेट प्री एमिनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये बेसिकली होता है स्टेट प्री एमिनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025। ये 2 वेटरन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है चैन लिक्वान और वेंडे, इनको बेसिकली इससे जो है ऑनर किया है। और चैन लिक्वान को चीन की जो लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री है इसका जनक भी माना जाता है। तो पूछा सकता है कि चाइना की जो लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री है इसमें मेजर रोल किसने प्ले किया है, तो इनका नाम है चैन लिक्वान। और जिनकी तकनीकी वजह आज दुनिया भर में लगभग EV गाड़ियाँ जो हैं 1/3 EV गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो केवल इसी लिथियम बैटरी की वजह से चल रही हैं। तो दूसरे वैज्ञानिक जो वैन दे जो है, इन्होंने चीन में एयरबॉर्न पल्स डॉपलर रडार जो तकनीकी है, एयरबॉर्न पल्स डॉपलर रडार टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत की है, जिससे चीनी फाइटर जेट्स जो हैं
इनकी दूर से ही दुश्मन को देखने की क्षमता जो है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये एक अच्छी टेक्निक ही निकाली है। तो इस वजह से चाइना ने इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार जो है वो इनके जो राष्ट्रपति हैं बीजिंग में, राष्ट्रपति सी जिनपिंग इनके द्वारा दिए गए। जो चीन के वैज्ञानिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने सेल्फ रिलायंट दिखाते हैं कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं, इस पर जो है काफ़ी जोर यहाँ पर दिया जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं आप इनको एक बार जो लास्ट टाइम मैंने पूछे थे वो तो इनके आंसर्स आप यहाँ से मैच करा लेना। अगर आपको आंसर करना है तो आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जरूर करें, ट्राई करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस वह डिस्कस करता हूँ जो एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी हाईलाइटेड रहता है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। हमारी जो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सारी जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपली करंट अफेयर्स फंडा आप सर्च करोगे, पूरा सर्च करना करंट अफेयर्स फंडा, आपको इस तरीके का लोगो आएगा और आप ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऐप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा जो सपोर्ट टीम का नंबर है वो 8448169188, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।